हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए एनसीईआरटी बेस पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम आप सभी लोग मिल करके यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईवीएस के अपने। तो चलिए फ्रेंड, देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना देखिए क्या है, 1 सेमी बराबर 110 मीटर। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, कितने किलोमीटर होगा, क्वेश्चन कुछ अच्छे से पूछा नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूसरा। ठीक है, कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो आपके सरकारी कानून जिसके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, तो यह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा ऑप्शन है जैविक विविधता अधिनियम 2002, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो सरकारी कानून है गवर्नमेंट, ठीक है, उसके अनुसार जैसे कि कोई भी व्यक्ति वो सांप को पकड़ करके नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके अधिनियम है फ्रेंड्स, ये आपके देखिए थर्ड ऑप्शन में है कि वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी अधिनियम के फ्रेंड्स देखिए अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सांप को पकड़ करके रख नहीं सकता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स उत्तराखंड में, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है वो क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है फ्रेंड्स ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, यही आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सॉरी हमने यहाँ पर आपको मैप नहीं लिया है, मैप हमें लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए जो आपके बंगाल की खाड़ी के तट से बंगाल की खाड़ी के तट से जो स्थित है यानी कि तट पे, ठीक है, आपको केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लक्षद्वीप है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है आपका दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पर जो स्थित है वो कौन से फ्रेंड्स, वो आपके पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी है। ठीक है, यहीं आपके है जो केरला के साइड एकदम नीचे देखेंगे मैप में तो वहाँ पे दिखेगा। सॉरी मैंने मैप नहीं लिया है, नहीं तो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। ठीक है, राहुल को देखिए जुकाम है और वो जो है अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, तो यह इस कारण है। पहला है पैपीले संवेदनशील नहीं है, दूसरा है स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, तीसरा है जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है और चौथा है कि जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, कि जुकाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति होती है वो प्रभावित होगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब जुकाम हो जाता है तो आपको किसी भी अगर कोई अच्छी सब्जी भी बन जाए तो उसमें अच्छे टेस्ट नहीं आता। ठीक है, और ना ही वो अच्छा महकता है, यानी कि सूंघने की जो अनुभूति होती है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो वहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो 25 जनवरी 2023 के पेपर हुए थे, वो ये देखिए उसी सेट के पेपर हैं ईवीएस के। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ नए क्वेश्चंस ईवीएस में मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप उसी हिसाब से अपना तैयारी भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है वो किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। पहला है अक्टूबर, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है जुलाई और चौथा है मई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके वन्य जीव संरक्षण सप्ताह होते हैं वो आपके किस माह के पहले सप्ताह में मनाए जाते हैं, तो वो आपके अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। ठीक है, जल संरक्षण एवं संरक्षण, ठीक है, जल संग्रहण एवं संरक्षण में जो योगदान किया गया था 2015 में, तो किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। पहला ऑप्शन है आपका राजेंद्र सिंह, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा और तीसरा है मेधा पाटकर, चौथा है फ्रेंड्स कि पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके 2015 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जीता था वो आपके कौन है, राजेंद्र सिंह। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा आपके करंट है क्वेश्चन, लेकिन ये आपके अब जीके जीएस में आ जाएगा, क्योंकि अब ये काफ़ी पुराना हो गया है, 5 6 7 8 साल, तो ये आपके जीके जीएस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ईवीएस में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्टॉकहोम जो जल पुरस्कार था वो राजेंद्र सिंह ने जीते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। पहला देखिए क्या है, स्थान, और इधर क्या है, सामान्य घर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सही सही मिलान करना है कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो पहला देखिए फ्रेंड्स, ए क्या दिया है, असम। ठीक है, और दूसरा है आपका लेह यानी कि लद्दाख, तीसरा है मनाली और चौथा है आपका राजस्थान। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घर मिलाना है कि कौन से घर होंगे, मतलब यानी कि असम में कैसे घर होते हैं, लेह में कौन से, यानी कि लद्दाख में कौन से घर होते हैं, मनाली में और राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए जो असम है, पहला ऑप्शन देखिए, घर पत्थर के बने जिनकी फर्श, ठीक है, और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि कहाँ के ऐसे घर होते हैं जहाँ के पत्थर बने होते हैं और जिनकी फर्श होती हैं वो लकड़ी, ठीक है, और छतें जो होती हैं वो भी लकड़ी की बनी होती है। फर्श और जो छतें होती हैं वो दोनों ही लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके इस प्रकार के घर हैं, ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पर ऐसे घर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए जो घर हैं ये आपके लद्दाख के हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके लद्दाख के हो गए। ठीक है, और दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है, पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं। ठीक है, पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं घर जिनकी छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं। तो ये कहाँ के घर होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपके मनाली में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मनाली के घर ये हो गए और जो लेह लद्दाख के घर हैं ये हो गए। ठीक है, अब आपको किसका किसका बताना है फ्रेंड्स, असम और राजस्थान का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है कि जो मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ुओं की बनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका किसका हो जाएगा, राजस्थान का घर हो जाएगा। और चौथा देखिए क्या है, बहुमंजिले घर जिनकी बड़ी खिड़कियां कांच की हैं। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स ऐसा कहीं नहीं है। आपका पांचवा बचा है कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी ढालू छतें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बांस के खंभे के बने होते हैं ये आपके असम के होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का आपका 5 हो गया, देखिए इन तीनों में ही 5 है। बी का पहला हो गया, दोनों में, इसमें भी 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और सी का देखिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए आपके ये पहले ऑप्शन में ही सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए फ्रेंड सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सारा सही है ना, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको बताना है कि जो स्वाद की कलिकाएं होती है, ठीक है, उनका जो सही अनुक्रम होता है जीभ के सिरे से लेकर, यानी कि आगे से लेकर जो जीभ के हैं, ठीक है, अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, मीठा खट्टा नमकीन कड़वा, दूसरा है मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, तीसरा है कड़वा खट्टा नमकीन मीठा और चौथा है आपका कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सबसे पहले होते हैं यानी कि जो क्रमानुसार सही होता है तो ये आपका फर्स्ट होगा, सबसे पहले मीठा वाला होता है। ठीक है,
जो आपके अनुक्रम है, पहले मीठा होता है, फिर उसके बाद खट्टा होता है, उसके बाद नमकीन होता है, उसके बाद लास्ट में कड़वा होता है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति, ठीक है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे डैश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे कि अगर किसी पौधे या फिर जंतु की जो प्रजाति है जिसकी गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन में देखिए है संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा हो जाएगा दुर्लभ प्रजातियां, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा स्थानीय प्रजातियां, और चौथा हो जाएगा विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। लेकिन अभी देखिए संकट है, यहाँ पर क्या पूछा है फ्रेंड्स आपसे कि जो गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उन्हें। ठीक है, तो वे क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स? आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि संकटापन्न प्रजाति, यानी कि उनके ऊपर कोई संकट है, ठीक है, तभी तो वो विलुप्त हो रही हैं। तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि बृहत गिलहरी, ठीक है, बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और वह कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बृहद गिलहरी की प्रजाति होती है पंचमढ़ी, ठीक है, ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है, और यह कहीं और नहीं पाई जाती है। तो ऐसी प्रजाति को हम क्या कहेंगे? पहला है अन्य स्थानिक प्रजाति, दूसरा है आक्रामक प्रजाति, और तीसरा है आपका स्थानिक प्रजाति, चौथा है आपका किस्टोन प्रजाति। तो देखिए फ्रेंड, जो इस प्रकार की प्रजाति को है, जो आपके पंचमढ़ी प्रजातियां हैं गिलहरी की, जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और ये और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो ये आपका इसे क्या कहेंगे आप? तो इसे आप आक्रामक प्रजाति कहेंगे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, आक्रामक नहीं होगा, ये आपका स्थानिक प्रजाति होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर पाई जाती है, केवल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड होगा, स्थानिक प्रजाति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों यानी कि प्लाटूनों की संख्या होती है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड कि जो नौसेना के परेड में लीडर के पीछे चलने वाली जो टुकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है आपका 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियाँ होती है, ठीक है, उसमें कितनी संख्या होती है? तो वहां पर देखिए 4 संख्या होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी यानी कि बाजार गया। मोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो रोहन है वो आमों के विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी यानी कि बाजार में जाता है। तो जो रोहन है उसके द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानना है। ठीक है, पहला है आपका हापुस नीलम इलाहाबाद सफेदा दशहरी, दूसरा है अल्फासो केसर तोतापरी नीलम, तीसरा है आपका केसर दशहरी बनारसी चित्तीदार, और चौथा है आपका लंगड़ा तोतापरी बनारसी केसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका रोहन है वो आमों को जो खरीदने के लिए गया था, तो यहाँ पर आपको आमों के सही क्रम को पहचानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो आमों का सही क्रम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकंड हो जाएगा अल्फासो केसर तोतापरी और नीलम। ठीक है, ये आप देखिए, ये आम के विभिन्न किस्म हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोई जनजाति, ठीक है, कोई जनजाति एक ऐसी सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस राज्य की है? यहाँ पर देखिए जनजाति के बारे में फ्रेंड्स पूछा गया है कि कोई जनजाति एक ऐसी सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। ठीक है, तो ये जो जरावा जनजाति है ये किस क्षेत्र यानी कि राज्य की है? पहला ऑप्शन है आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है आपका झारखंड, तीसरा है नागालैंड और चौथा है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके जरावा जनजाति हैं, ठीक है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ओके, जरावा जनजाति फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जब आया था पिछले ईयर तो बहुत लोगों का गलत हो गया था क्योंकि बहुत लोगों को जरावा जनजाति के बारे में नहीं पता था। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग देखिए ईवीएस में सभी जनजातियों के भी बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विषय आवास से संबंधित, ठीक है, आपका जो विषय है वो आवास है, इससे संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। ठीक है, जो आपका विषय आवास है उससे संबंधित कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि खेत से बाजार से, ठीक है, खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। दूसरा है मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबद्ध रखना। ठीक है, तीसरा है कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। और चौथा है कि वनों के संरक्षण हेतु विविध जन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका विषय आवास है, ठीक है, इससे संबंधित जो कक्षा 5 के छात्रों की दक्षता होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे सही करेक्ट ऑप्शन होगा आवास से, तो यहाँ पर होगा कि मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण संबद्ध करना। ठीक है, यही आपका देखिए फ्रेंड्स इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोगों को 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य यानी कि भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कार्य का चयन करेंगे। ठीक है, कौन से कार्य का चयन करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो खाद्य है यानी कि जो भोजन है, ठीक है, उसके प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। पहला ऑप्शन है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र बनाना। दूसरा है शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर याद दिलाना तो बिल्कुल ये नेगेटिव ऑप्शन होता है। ठीक है, तीसरा है खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। और चौथा है आपका कि खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना, ये भी गलत होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला क्या था, पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना, ये आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स, वो आपका थर्ड होगा कि जो खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न मिथक हैं, ठीक है, जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में, तो वो कक्षा में विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, भोजन के प्रत्यय को अपनाने के लिए रचनात्मक रूप से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की, ठीक है, विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहला है अवधारणा की प्रकृति। दूसरा है जीवंत अनुभवों की समृद्धता। तीसरा है विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता या फिर वरीयता। ठीक है, और चौथा है आपका कि अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं के लिए हो जाएगा प्रस्तुत करने की जो विधि है, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं उनके अधिगम को, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम प्राथमिकता, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको वरीयता दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। पहला है अंतर वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है। दूसरा है बच्चे विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। तीसरा है आपका कि बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। चौथा है विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु, ठीक है, समूह चर्चा उपयुक्त विधि है इन चारों में से। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षक के लिए समूह चर्चा जो उपयुक्त विधि होगा फ्रेंड्स, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक। ठीक है, यहाँ पर बहुमुखी चिंतन से संबंधित है और नवीन समाधान में सहायक से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे उपयुक्त जो विधि होती है ये आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो कक्षा 5 के छात्र हैं उनके लिए परिवार एवं मित्र, ठीक है, परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स कि सामुदायिक खाने जो खाना है उसका हम उल्लेख करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ये गलत होगा फ्रेंड कि जो ग्रामीण है और शहरी लोग हैं इनके जो घर में सामग्री बनती है उसमें अंतर होता है। बिल्कुल अंतर नहीं होता है फ्रेंड्स। क्या अंतर होता है? शहर में भी वही चीज़ खाते हैं लोग, गाँव में भी वही चीज़ होता है। ठीक है, दाल चावल शहर वाले भी खाएंगे, आपके दाल ही चावल गाँव वाले भी खाते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम आइटम होते हैं जो थोड़ा बहुत अलग होता है लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। चौथा ऑप्शन है कि स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कि जो कक्षा 5 के लिए छात्र हैं, ठीक है, कक्षा 5 के जो छात्र हैं वो परिवार एवं मित्र यानी कि जो विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करना है, तो उसमें सबसे करेक्ट आपका यही होगा। स्थानांतरण तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है इसी को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सीबीएस केवल लिखा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई होगा। ठीक है, सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो वृत्तांत है, ठीक है, उसको व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि पहला ऑप्शन है एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। दूसरा है मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। तीसरा है कि मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। और चौथा है कि छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो है एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन है, ये बिल्कुल सही है कि जो सीबीएसई यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स ईवीएस लिख, अच्छा हाँ हाँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ईवीएस ही रहेगा। ठीक है, ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है, मुझे लगा कि सीबीएसई जो वाले हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर देखिए जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो वृत्तांत हैं, ठीक है, इसलिए शामिल किया गया है कि जो एनसीएफ 2005 है उनके निर्देशों का पालन हो जाए। और बी देखिए मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ा देना। हमने पहले ही आपको बताया फ्रेंड, जहाँ पर समझ आ जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, समझना, बोध, ठीक है, बोधात्मक, ये आपका पॉजिटिव आंसर होते हैं। तीसरा है मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो पाठ्य पुस्तक में वृत्तांत है, ठीक है, इसमें संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है ऑप्शन। देखिए पहला है कि 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ कथन दिए गए हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कि यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड, जो संरचनात्मक होता है आकलन, ठीक है, वो औपचारिक परीक्षण में नहीं आता है। ठीक है, या फिर बच्चों को दिए जाने वाले जो औपचारिक परीक्षण है उसमें नहीं आएगा संरचनात्मक आकलन। ठीक है, पहला, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि इसमें बच्चों को यह पता नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, देखिए जो संरचनात्मक आकलन होता है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता है कि उनका आकलन किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर, अगला ऑप्शन है कि यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है। बिल्कुल सही। डी ऑप्शन है कि यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है। ठीक है, यह सीखने के दौरान जो बच्चों की प्रगति होती है उसका अवलोकन करना। ठीक है, और ई ऑप्शन है कि यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बी, सी, डी ये चारों ही कथन सही है फ्रेंड्स।
देखिए BCD, यहाँ E, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन में CDE दिया है और एक ऑप्शन में BDE दिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके दोनों ही आंसर सही होंगे, 2 और 4, ठीक है। अगर आप किसी को भी लगा देते हैं दूसरे और चौथे में तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए CBSE ने खुद ही जारी किया है इस क्वेश्चन का 2 आंसर, ठीक है। ये चारों ही देखिए कथन सही है, बस आपका जो ए है यही गलत है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 2 और 4 दोनों ही सही होगा। आपको जो ठीक लगेगा वहाँ पे जो समझ में आ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन फंस जाता है आपके एग्जाम में तो जो आपको ठीक लगे आप वो लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही लगा दीजिएगा तो जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड आपको बताना है कि समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कौन से, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे की कार्य की, ठीक है, बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर समावेशी जो मूल्यांकन है बिल्कुल ये जांच नहीं करता है उसके मानदंड के आधार पर कि बच्चे की गुणवत्ता क्या है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना, ये हो सकता है आपका कि जो बच्चे की यह सीखने के दौरान, ठीक है, सीखने के दौरान जो बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता है उसको परखना, ठीक है, ये आपका हो सकता है। नो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका ए जो ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। मानदंड के आधार पर जो बच्चे की गुणवत्ता उसको जांच करना वो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो गुणवत्ता परखना है ये आपका निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। सी ऑप्शन है कि यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से करना है, ठीक है। यहाँ पर किसका बात हो रहा है, समेकित मूल्यांकन का, कि जो यहाँ पर जो एक बच्चा है उसकी उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका सही है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, कि यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है, ये भी आपका फ्रेंड्स देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपका ए सी डी तीनों ही हमें सही लग रहा है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है आपके, ठीक है। तो मेन पॉइंट से आपका फ्रेंड्स तो वैसे देखा जाए यहाँ पर तो आपका ए और डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए फ्रेंड्स थर्ड में आपका ए और डी दिया है, 2 में आपका दिया है ए और सी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से आप लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं कि देखिए बी और सी, ठीक है, ए और सी यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखिए फ्रेंड जो आपके CBSE वाले हैं ये ए और सी को माने हैं, लेकिन जो इसकी व्याख्या जो ये किया गया है, ठीक है, इसके अनुसार तो आपका कौन कौन सा होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स आपकी CBSE बोर्ड वालों ने जो जारी किया है आंसर आप उसी को मानेंगे, तो यहाँ पर ए और सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ए और सी देखिए कहाँ है, तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में, तो आप लोग इसी को मानेंगे, ठीक है, क्योंकि CBSE द्वारा यही जारी किया है, न कि आपका ये जारी किया है। वैसे तो सही होगा बट जब CBSE ने माना नहीं है तो हम इसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 नंबर भाई कट सकता है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन को ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार EVS पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 प्रकरणों में से निम्नलिखित में से एक प्रकरण कौन सा है, ठीक है। जो 6 आपके प्रकरण हैं EVS पाठ्यचर्या में सुझाए गए हैं जो 6 प्रकरण, उनमें से एक प्रकरण कौन सा, पहला है आपका पौधे, दूसरा है पशु, तीसरा है आश्रय, चौथा है हमारे चारों ओर परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स बताना है, तो यहाँ पर हमारा 6 में से एक इसमें से कौन सा है, आश्रय है, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि EVS पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपका जो थीम है, ठीक है, परिवार और मित्र, तो क्या सम्मिलित करता है, पहला है आश्रय, दूसरा है कार्य और खेल, तीसरा है जल, चौथा है आपका जीवन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपके परिवार और मित्र है वो किसको सम्मिलित करता है, तो वो आपके कार्य और खेल को सम्मिलित करता है, परिवार और आपके मित्र जो हैं, ठीक है। जो मित्र हैं देखिए फ्रेंड परिवार में बच्चे कार्य करते हैं, खेलते हैं, मित्र भी हैं साथ में कार्य करते हैं, साथ में खेलते हैं, तो आप देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड ही होगा, कार्य और खेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबिया, ठीक है, सबिया ने अपने चित्र में आकाश को
हरा और पेड़ को नीला रंग किया, उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए। देखिए जो सबिया है वो चित्र में जो है अपने चित्र में आकाश जो है उसको हरा कर दिया और जो पेड़ है उसको नीला कर दिया, ठीक है। तो जो शिक्षक है पहले उनको क्या करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है कि सबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें, ठीक है। और अगला आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। तीसरा है कि उसके चित्र की सराहना करें और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। और चौथा है फ्रेंड कि सबिया को बगीचे में ले जाएं और उन्हें उसे आकाश और पेड़ देखने दे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहले पूछा है क्या करना चाहिए, तो आपका थर्ड ही ऑप्शन होगा कि सबसे पहले उसके चित्र की सराहना करें, ठीक है, उसको कहें कि नहीं आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। उसके बाद ठीक है और उससे फिर पूछे कि इन रंगों का चयन आपने क्यों किया, ठीक है। जाहिर सी बात है कोई कारण रही होगी, तो हमने पहले पूछेंगे उसके बारे में कि आपने ऐसा क्यों किया, उसके बाद हम बताएंगे कि नहीं आकाश का कलर ऐसा होता है, पेड़ का कलर ऐसा होता है, आपने गलत किया है, चाहे जो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि उसकी चित्र जो है उसकी सराहना करें और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। और देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है वो वो किस प्रकार से संगठित की गई है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका कि बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो आपका पर्यावरण अध्ययन है इसमें ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चे का निकटतम परिवेश है उससे प्रारंभ होकर के व्यापक पर्यावरण तक जाए, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे निकटस्थ परिवेश तक, ये बिल्कुल गलत है, पहले निकटस्थ होता है, ठीक है, फिर उसके बाद व्यापक। अगला है आपका कि स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि स्व यानी कि खुद से, ठीक है, खुद के रूप में बच्चे से प्रारंभ करिए और स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पर है फ्रेंड्स कि स्व के रूप में व्यापक संबंध, स्व के रूप में उसके बाद, ठीक है, स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए और सी आपका ऑप्शन सही है। देखिए कौन से ऑप्शन में, आपके थर्ड ऑप्शन में है ए और सी, ठीक है, यही आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो बच्चे के ऐसे कौन से कथन है, ठीक है, बच्चे के ऐसे कौन से कथन है जो पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। दूसरा है बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि बच्चे अपने मित्रों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और डी है कि बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो देखिए हमने ऊपर देखा था आपका बी ऑप्शन सही था, ठीक है, अकेले तो ये सीख नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका देखिए नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। और सी, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी कौन सा ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और सी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, ठीक है, जो अंतरा है उसे पहेली हल करना अकेले मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि जो अंतरा है उन्हें पहेली को अकेले हल करना मुश्किल लग रहा था, ठीक है, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं से स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। दूसरा है बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं।
तीसरा है बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चौथा है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी अंतरा है वो अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के हल की है, ठीक है। यानी कि जो उसका बड़ा भाई है फ्रेंड्स, वो हेल्प किया है। हेल्प करना क्या होता है, आपका पाड़ देना होता है, मदद करना, यानी कि स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो जो आपके लेवाई गोत्स्की जी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सही जो होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा कि जो बच्चे हैं वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग में समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सेकंड होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है, ठीक है। ईवीएस में जो प्राथमिक स्तर पर जो आपके ईवीएस के पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो ईवीएस में आपके पाठ्यक्रम है इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है। पहला है ऑप्शन सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, दूसरा है पड़ोस और समुदाय से, तीसरा है वैश्विक संदर्भ से, और चौथा है आपका बड़े संदर्भ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम जो व्यवस्थित रूप से किया जाता है, ठीक है, वो आपका सीखने वाले के तत्काल परिवेश से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया आज के ईवीएस के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इस पर कंटिन्यू अपना जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे, ठीक है। डेली का डेली हम लोग क्लास करते हैं, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आज हम केवल 2 ही क्लास लेंगे अपने ईवीएस के। आज तो हमने खत्म कर दिए हैं क्लास, और आपके अगले क्लास सीडीपी की होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आज मैं मंडे फास्ट हूँ तो ज़्यादा मैं क्लास ले नहीं सकती, इसलिए केवल मैंने आज 2 ही क्लास रखा है। तो हम लोग 2 ही क्लास पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास यानी कि सीडीपी में। तब तक के लिए धन्यवाद।